नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। 2 दिवसीय यह शिखर सम्मेलन 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और उनके संबद्ध संस्थानों जैसे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं के तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य तय करेगा। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में के एन शांता कुमार को चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के एन शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। यह घोषणा शुक्रवार को नई दिल्ली में समाचार एजेंसी के मुख्यालय में आयोजित पीटीआई के निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक के बाद हुई है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, पीटीआई की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पीटीआई के बारे में देखिए। पीटीआई जो है वो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। कार्य प्रारंभ किया इसने 1 फरवरी 1949 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष के एन शांता कुमार है, अभी हमने बात की है। तो पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यूपीएससी के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास ने शपथ ग्रहण की है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देखिए। ये आप देख पा रहे हैं डॉक्टर दिनेश दास, और यूपीएससी के अध्यक्ष आप देख पा रहे हैं मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। वानिकी और लोक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा आयोजित यह समारोह डॉक्टर दास के विशिष्ट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। यूपीएससी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई। सेवा क्षेत्र है जो भारत में है। यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है वो केवल भारत में होती है। स्थान जो है इसके मुख्यालय हम कह सकते हैं तो धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अनुवाद दिवस या वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे जो है वो हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवादकों और भाषा पेशेवरों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के वैश्विक उत्सव के रूप में कार्य करता है। ये व्यक्ति क्रॉस सांस्कृतिक संवाद को
सुविधाजनक बनाने, वैश्विक विकास में योगदान देने और विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी फिट द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रीय सेवा जो पुरस्कार हैं वो 41 विजेताओं को प्रदान किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देखिए। वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में दिए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की जो स्थापना है वो 1969 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी पर की गई थी। एनएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। एनएसएस का जो आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप है, ये महत्वपूर्ण है। इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के 8वें दिन भारत ने कितने पदक जीते हैं? 8वें दिन यानी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को एशियाई खेलों में भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एशियाई खेल जो हैं वो चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं। तो अब तक जो पदक तालिका में स्थान है भारत का, भारत ने अब तक कुल 53 पदक जीत लिए हैं। कुल जो पदक हैं वो 53 पदक जीत लिए हैं 1 अक्टूबर तक यानी 8वें दिन तक, जिसमें 13 गोल्ड है। ये भी आप थोड़ा सा देख लें। 13 गोल्ड मेडल हैं और 22 सिल्वर हैं। 22 सिल्वर हैं और 18 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो कुल मिलाकर 53 पदक अब तक जीत लिए हैं 1 अक्टूबर तक यानी 8वें दिन तक। तो चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं एशियन गेम्स 2023। ये भी आप महत्वपूर्ण है, इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी कब से प्रभावी हो गए हैं? तो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जो 28% जीएसटी लगाने की पहले घोषणा की गई थी वो अभी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाया है। 28% जीएसटी लगाने का फैसला 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से दाम के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया है। कैसीनो के मामले में चिप्स के अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत, स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण फेज में है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज के दूसरे चरण के तहत 100% ओडीएफ कवरेज हासिल किसने किया है? तो ये 100% ओडीएफ कवरेज हासिल करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अश्विन दानी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो अश्विनी दानी का भी हाल ही में निधन हुआ है 79 वर्ष की उम्र में। तो एशियन पेंट्स की बहुत ही चर्चित कंपनी है एशियन पेंट्स, तो उसके वे सह संस्थापक थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और देखिए। ये आप देख पा रहे हैं अश्विनी दानी बिजनेस की दुनिया में हाल ही में एक दूरदर्शी नेता, एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक अश्विनी दानी को विदाई दी है, जिनका 28 सितंबर 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एशियन पेंट्स और वैश्विक पेंट उद्योग में अश्विनी दानी के योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है। तो एशियन पेंट्स थोड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो एशियन पेंट्स की जो स्थापना की गई है वो 1 फरवरी 1942 को की गई है और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इतनी सी जानकारी आप एशियन पेंट्स के बारे में भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान में रखिए, याद रखिए। तो गांधी जयंती 2023 की जो थीम है इस वर्ष, वो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ। तो ये थीम किस लिए रखी गई है, तो ये थीम है स्वच्छता के लिए, यानी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, स्वच्छता के लिए प्रण लेना या स्वच्छता की ओर थोड़ा अग्रसर होना, इसलिए ये थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकुन का अनावरण किया है। तो हाइकुन पनडुब्बी का भी अनावरण किया है ताइवान ने, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाइकुन नामक जो पनडुब्बी है पहली घरेलू निर्मित है ताइवान की, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, प्रीवियस चैलेंज क्वेश्चन था लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसी कारण से लोलक जो घड़ियां हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।